हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लास लिए। आपको मैंने बताया था क्या क्या। आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताया, जे थॉमसन के जितने इफेक्ट है वो मैंने बताया। तो एटम के बारे में बताया और मेटल्स और नॉन मेटल किसको बोलते हैं वो भी बताया। तो आज स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट सेशन। और सारे ये जो सेशन है वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिविटी भी कल की क्लास में मैंने बताया था। अगर मेरे चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और मैंने सारी केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, तो उसे भी जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर? तो न्यूक्लियर रिएक्टर किसने डिस्कवर्ड किया? थॉमसन, इनरिचो फर्मी, चैडविक या रदरफोर्ड? इसमें से कौन किन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्कवर किया? तो न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्कवर करने वाले कौन है? फर्मी। ये याद रखना, क्या है? फर्मी। अब जो फर्मी, पहला क्वेश्चन को तो आप जानेंगे फर्मी होता है, मगर न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और नहीं जानते हो तो देखो यहाँ पे। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो एक दो टाइप का होता है। एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, दो टाइप का होता है। पहला आपका क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर 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 फिजन। न्यूक्लियर फिजन फिजन। और दूसरा होता है क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब दोनों में आप जल्दी से मुझे डिफरेंस बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आपकी दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन है, ये कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी मॉडरेटर के द्वारा। न्यूक्लियर फिजन जो है वो कंट्रोल चेन रिएक्शन है और किसी भी फिनोमेना से इसे कंट्रोल कर सकते हैं मॉडरेटर के द्वारा। तो इसे याद रखना, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन है। ये क्या है? कंट्रोल चैन रिएक्शन है। ये कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग जब भी जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी में जो दिया गया था वो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में दिया गया था, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट पासेज करते हैं। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से ही अपना जो होता है, किस जो अपना पृथ्वी का निर्माण किया गया, सोलर सिस्टम का निर्माण किया गया, ये आप जान ले। और नॉइज हो रहा है उससे थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर टॉपिक स्टार्ट करूंगा। पीछे से ट्रेन जाता है इसी वजह से। तो देख लीजिए, सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में मैं बात कर रहा था। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है? आपका आपका जो होता है, जो बिग बैंग थ्योरी दिया गया था, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो लार्ज जो पार्टिकल होता है, किसी भी पार्टिकल था, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके क्या हुआ किस वजह से? न्यूक्लियर फिजन की वजह से। इसलिए अपना सोलर सिस्टम में जो सन है, अपना जो जितना भी अर्थ और प्लैनेट जितने भी बने, यही रिएक्शन के कारण बना। कौन सा? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के कारण। ये आप ध्यान रखना। ये अनकंट्रोल होता है, ये कंट्रोल नहीं किया जाता किसी मॉडरेटर के द्वारा। मगर आप न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं तो इसे कंट्रोल कर दिया जाता है किसी क्या किसके द्वारा? मॉडरेटर के द्वारा। ये ध्यान रखना। और न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लियर फिजन, एक दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, तो हो जाएगा फर्मी। फर्मी आप ध्यान रखना, ये क्या किसका डिस्कवर किया था? न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच फ्यूल वाज यूज्ड इन अमेरिका इन एटम बम ऑन नागासाकी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बस इतना ही जानते हैं कि एटम बम जो हुआ नागासाकी, जो जापान में यूएसए के द्वारा बम्ड किया गया, बट किस एटम के द्वारा किया गया, किस फ्यूल इसमें यूज किया था, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक है आपका यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, जिंक या कॉपर। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यूरेनियम 235 क्या इसको क्या बोलते हैं? यूरेनियम 235 को। तो यूरेनियम 235 आपका ये है। एक प्लूटोनियम 239, जिंक एंड कॉपर। तो आपको जल्दी से बताना है कि नागासाकी में इन चारों में से कौन सा फ्यूल यूज किया गया था। तो आपको ध्यान होगा, बहुत सारे बच्चे यूरेनियम 235 बोलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है। ये आप ध्यान रखना। प्लूटोनियम 239 जो यूज किया गया था नागासाकी पे बॉम्ब करने के लिए, इस फ्यूल का यूज किया गया था, प्लूटोनियम 239। दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और दोनों
बहुत ही डेंजरस होते हैं। जहाँ पे भी इसको बॉम्ब किया जाता है वहाँ की पूरी जनरेशन की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। वहां पर बच्चे लंगड़े लूले पैदा होने लगते हैं, उनकी पूरी लाइफ स्टाइल जीन्स चेंज कर देता है। तो ये बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और नागासाकी में बॉम्ब किया था PU-239, प्लूटोनियम-239। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए PU-239 इसको और एक नाम से जाना जाता है, बहुत सारे इसको तो प्लूटोनियम बोलेंगे, मगर इसको एक और नाम से जाना जाता है, अल्सो नोन एज इसको बोला जाता है फैटमैन। अल्सो नोन एज फैटमैन। फैटमैन, ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछ दिया जाए कि PU-239 को क्या बोला जाता है, तो फैटमैन इसके नाम से बोला जाता है। ये किस बॉम्ब हुआ था, कहाँ पे, नागासाकी पे बॉम्ब नागासाकी पे बॉम्ब हुआ था प्लूटोनियम-239। और कब बॉम्ब हुआ था ये आप कोई बता सकते हैं? यस, ये बॉम्ब हुआ था 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। सारे नोट डाउन करो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। ये ध्यान रखना, प्लूटोनियम-239 PU-239 जो बॉम्ब किया गया था नागासाकी में, उस टाइम उसको उसको एक और नाम से आता है जिसको बोलते हैं फैटमैन। वो हुआ था बॉम्ब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, वो भी कब, 1945 में। ये ध्यान रखना। अब इसकी तो बात हो गई, अब बात करेंगे यूरेनियम-235। बहुत सारे बच्चे इसके बहुत नाम सुने हैं मगर इसके बारे में जानते बिल्कुल भी नहीं है। तो यूरेनियम-235 बेसिकली ये बॉम्ब किया गया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा ये भी जापान का एक जगह है, और ये भी नागासाकी भी एक जापान का एक जगह है। तो आपका जो हिरोशिमा है उस पर बॉम्ब किया गया था यूरेनियम-235, और जो नागासाकी उस पर बॉम्ब किया गया था प्लूटोनियम-239। ये दोनों ध्यान में रखना, दोनों बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, दोनों सोच रहे हैं कि दोनों एक ही बॉम्ब से बॉम्ब किया गया था। नहीं, दोनों के लिए अलग अलग फ्यूल यूज किया गया था। यूरेनियम-235 है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं लिटिल बुआ, नोन एज लिटिल बुआ के नाम से रहा आता है। किसको? यूरेनियम-235 को। और फैटमैन को, PU-239 को फैटमैन से वो गिरा था हिरोशिमा पर, नागासाकी पर। ये गिरा था हिरोशिमा। ये ध्यान में रखना, यूरेनियम-235 जो कि जिसको नाम दिया गया था लिटिल बुआ, उस बॉम्ब को, उस फ्यूल को, और उसको बोला, वो किस पे गिरा था? हिरोशिमा पर। और प्लूटोनियम-239 बॉम्ब किया गया था नागासाकी पर, कब? 1945 में। और किस समय? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। ये आप ध्यान में रख लेना, इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे आप नोट कवर कर लो, क्योंकि ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, आपसे पूछ दिया जाएगा। फैटमैन किसको बोलते हैं? प्लूटोनियम-239 को बोलते हैं। यूरेनियम-235 को बोलते, 35 को बोलते हैं। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फैटमैन किसको बोलते हैं, और लिटिल बुआ किसको बोलते हैं, वो जानना जरूरी है। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि नागासाकी में कौन सा फ्यूल यूज किया गया था और हिरोशिमा में कौन सा फ्यूल यूज किया गया था। तो आप आसानी से आप जवाब दे सकते हो। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हर एक चीज बारीकियों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी पार्ट छोड़ोगे तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मिस कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं 3rd नंबर, विच गैस इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। अब बहुत सारे बच्चे, अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस है, मगर ये गैस बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। गारंटेड 100% बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता है कि अपने एटमॉस्फेयर में ऐसा कौन सा गैस है जो एब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है अपने एटमॉस्फेयर में। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, और अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत 5 सेकेंड के अंदर इसको सही कर सकते हो, नहीं तो आप रॉन्ग कर दोगे। तो जानने की कोशिश करते हैं, विच गैस इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में इसमें से कौन सा गैस है जो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है अपने एटमॉस्फेयर में। तो इसको इरेज मैं कर रहा हूँ, जल्दी से हम नोट डाउन कर लो। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है। तो आप या ध्यान में रख लो, रेनन ऐसा गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। रेनन ऐसा गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। और रेनन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेनन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए, इसके बारे में एक चीज आप जान ले, ये जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये आप ध्यान में रखो,
रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है, याद रखना। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये क्या है, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस। इनर्ट गैस किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। इनर्ट गैस किसको बोलते हैं, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, पूरा फुलफिल हो जाए, वैलेंसी जिसकी जीरो होती है उसी को इनर्ट गैस बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल हो जाए ऑर्बिट में और उसका जो वैलेंसी होती है वो जीरो होती है, उसी को बोलते हैं इनर्ट गैस। जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनन, रेनन, तो ये आप ध्यान में रख लेना। तो उसी में रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस कौन है, रेनन है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखना। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है और इसको यूज किया जाता है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है रेनन, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस। रेनन जो होता है वो कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप ध्यान में रखना, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है और जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है, ये आप ध्यान में रख लेना। तो रेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन फाउंड इन द बैंक ऑफ उड़ीसा और केरला, तो किस प्रकार का पॉल्यूशन वहां पे मिल रहा है बार बार उड़ीसा और केरला में, क्या आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बता सकते तो बताइए जल्दी से, नहीं तो मैं इसका आंसर बताता हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसका, जब आप वीडियो देख लोगे तो उसका कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि यस सर आई गॉट इट, आई नो दैट, ये लिख के उसका इसका आंसर जरूर भेजना मेरे को। तो उसके बाद देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखना, जब भी बैंक ऑफ उड़ीसा और केरला में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का गैस जो वेस्ट होता है वहां पे मिल रहा है पॉल्यूशन, बार बार रेडियो एक्टिव एलिमेंट का पॉल्यूशन वहां पे मिल रहा है, इसी की वजह से बहुत सारे जितने भी फिश होते हैं, समुद्र में रहने वाले जितने भी जानवर, मछली जो भी होते हैं, उनको उनकी मृत्यु इसी वजह से हो रही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से, क्योंकि वहां पर इसकी पॉल्यूशन ज्यादा अमाउंट में बढ़ रही है। और अब बात करते हैं किस प्रकार का एलिमेंट वहां पर पाया जाता है और क्यों वहां पर मछलियों का और जो भी जीवन जंतु रहते हैं समुद्र में उनकी मृत्यु किस वजह से हो रही है, और ऐसा कौन सा एलिमेंट वहां पर पाया जाता है, कहां पर, उड़ीसा और केरला में। तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखते हैं इसके बारे में फैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में ये जानना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है जिस वहां पे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कहां पे, उड़ीसा और केरला में। तो ध्यान रखें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मोनोजाइट, मोनोजाइट याद रखना, वहां पर मोनोजाइट एलिमेंट पाया जाता है जिस वजह से वहां पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो मोनोजाइट क्या, मोनोजाइट सैंड, इसको मोनोजाइट सैंड भी बोलते हैं। और केरला में आपका थोडियम पाया जा रहा है, थोडियम याद रखना, थोडियम भी एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है और मोनोजाइट भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये आपका पाया जाता है कहां पर, ये आपका पाया जाता है आपका उड़ीसा में और ये पाया जाता है केरला में पाया जाता है, जिस वजह से बहुत सारे फिश जो भी रहने वाले जीव जंतु पानी में रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना आप, मोनोजाइट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसका वेस्ट जो होता है लार्ज अमाउंट में फाउंड हो रहा है कहाँ पे, उड़ीसा। और थोडियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो भी फाउंड हो रहा है कहाँ पे, और मोनोजाइट को ही थोडियम बोलते हैं, लगभग उसी प्रकार का होता है, उसका अदर नाम भी थोडियम होता है। ये आप ध्यान रखना, दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये आप ध्यान कर लिए। उसके बाद याद कर लो, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद बात करेंगे हु शो ग्लोइंग अपीयरेंस इन ए लैब, मतलब हु शो ग्लोइंग अपीयरेंस इन ए लैब, मतलब लैब में जब भी लैब में ये शो करता है, जब भी लैब में रखा रहेगा तो ये ग्लो टाइप का, एक शाइनी टाइप का मतलब ग्लो कर देता है पूरे लैब को। इसको तो जानते हो किस वजह से, यूरेनियम हमेशा ग्लो करता है, तो यूरेनियम की वजह से पूरे लैब में रोशनी हो जाती है। और जब भी हम लोग लैब में जाते हैं तो उस यूरेनियम किट पहन कर जाते हैं ताकि हमारे बॉडी को कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर यूरेनियम आपके बॉडी को इफेक्ट करता है तो पूरे बॉडी में आप यूरेनियम फैल जाएगा, जिससे आपकी पूरे, आप जिस भी बॉडी किसी भी इंसान से कांटेक्ट करोगे तो उसको भी यूरेनियम फैल जाएगा, इतना ज्यादा ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये आप ध्यान में रख लेना। तो यूरेनियम बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है, ये आप ध्यान में रखो। और इसका यूज भी बहुत सारी जगह तो होता है, हमारे डेली लाइफ में साइंटिस्ट लोग करते हैं, साथ में इंडस्ट्री में, साथ में आपका जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इसके ज्यादा अमाउंट में होता है, तो वो भी देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बोला हु शो ग्लोइंग अपीयरेंस इन ए लैब, तो ग्लोइंग अपीयरेंस इन ए लैब कौन, यूरेनियम करता है, ये आप ध्यान में रखिए। यूरेनियम के बारे में बताया था, यूरेनियम का फॉर्मूला था
यूरेनियम 235 ये आप ध्यान में रख लेना। और यूरेनियम कहाँ पे बॉम्ब किया गया था, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था यूरेनियम 235 कहाँ पे बॉम्ब किया गया था, तो हिरोशिमा में बॉम्ब किया गया था, जिसको बोलते हैं लिटिल बॉय, याद रख लेना, ये भी याद रखना, लिटिल बॉय बोलते हैं। तो इसके ग्लोइंग अपीयरेंस के फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ये चीज देख लेना, ग्लोइंग अपीयरेंस के फिनोमेना को क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसको इरेज कर रहा हूँ और देख लीजिए ग्लोइंग अपीयरेंस फिनोमेना को क्या बोलते हैं। तो ग्लोइंग अपीयरेंस फिनोमेना को क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। तो ये ग्लोइंग अपीयरेंस, ये अपीयरेंस इसके फिनोमेना को बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर फिनोमेना को बोलते हैं, फिनोमेना को बोलते हैं रेडियो लूमिनिसेंस। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आप देख लेना यार, रेडियो लूमिनिसेंस ऐसे ही कुछ करके इसका नाम है। तो ये याद रखना जब भी आपको ग्लोइंग अपीयरेंस इन लैब, किसका यूरेनियम का ग्लो को ये बोला जाता है, यूरेनियम के ग्लो के फिनोमेना को ये रेडियोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है। ये आप ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन पे मत ध्यान देना क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा बड़ा, आप जाकर नेट पे इसके प्रोनाउंसिएशन देखना हो वो देख लेना। बाकी आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है तो नॉलेज को देखो। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और इतना एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, आपको मैं बता रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगना चाहिए। मैं डिफरेंट टाइप का जितने भी सारे क्वेश्चन थे उससे बनने वाले थे मैंने सारे बताए, और जितने इतना एक्सप्लेन किया कि आपको हर एक 360 तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। और आपको ये सारे नॉलेज नया लगा होगा, अगर नया लगा हो तो बिल्कुल से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे मोटिवेशन दो कि आपको ये नॉलेज आप पहले से जानते थे कि नहीं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।